हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रगतिवादी समीक्षक विषय को हमने चुना है। हिंदी आलोचना के विकास पर हमने पिछले कई लेक्चर में बातचीत किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रगतिवादी समीक्षकों पर बातचीत करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में इस टॉपिक से अलग अलग दृष्टिकोणों से सवाल पूछे जाते हैं। उनकी पॉइंट्स को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि हिंदी के प्रथम खेवे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचकों में प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, अमृत राय, रांगे राघव तथा नामवर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं कि हिंदी के अगर प्रथम खेमे के प्रगतिवादी आलोचकों की बात करें तो इसमें कई नाम गिनाए गए हैं, जिसमें कुछ नामों से आप पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको पहली बार दिखाई दे रहे होंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त, ध्यान में रखिए कि ये मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह, जो कि तार सप्तक से जुड़े कवि भी हैं और यहाँ पर आलोचक के रूप में आपको दिख रहे हैं। रामविलास शर्मा से आप परिचित होंगे, मुक्ति बोध से भी परिचित होंगे, लेकिन ये कवि के तौर पर रहे हैं, लेकिन आलोचना में भी इनका काफ़ी रोल रहा है। इसी तरह से शिवदान सिंह चौहान का नाम आप सुन रहे होंगे। ध्यान रखिए कि ये मार्क्सवादी आलोचक हैं और इन्होंने सर्वप्रथम आलोचना पत्रिका का संपादन करना शुरू किया था और एक तरीके से प्रगतिवादी समीक्षकों में मुद्दों को ध्यान में रखकर तमाम लेख इन्होंने लिखे। नेमीचंद जैन, ये भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पर इनका नाम जोड़ा गया है। रांगे राघव, एक नया नाम आप दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि मार्क्सवादी समीक्षक हैं। बाकी डॉक्टर नामवर सिंह से आप सभी भली भांति परिचित होंगे मार्क्सवादी आलोचक के रूप में। तो अब आप देखेंगे कि आगे इन आलोचकों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है और उन बुक्स के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त की। प्रकाश चंद्र गुप्त ने नया हिंदी साहित्य 1941 में लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी में, साहित्य धारा 1955 ईस्वी में। आदि कृतियों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की नवीन प्राचीन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया है। आरंभिक प्रगतिवादी समीक्षकों में आपका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार और संतुलित कहा जा सकता है। तो ये तो रहा प्रकाश चंद के बारे में और उनकी कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह पर। शमशेर बहादुर सिंह मूलतः कवि हैं, किंतु कविताओं के परखने में किसी भी श्रेष्ठ समीक्षक से कहीं अधिक सचेष्ट रहे हैं। 1947 ईस्वी में आपकी समीक्षाओं का संकलन दो आब नाम से प्रकाशित हुआ था। अब ये दो आब जो नाम की पुस्तक है, ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि किस विधा के अंतर्गत आती है। तो आप ध्यान में रखिए, दो आब। आब मतलब होता है पानी, दो मतलब एक तरीके से नदी की धारा की तरह यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि दो आब क्या है, आलोचना विधा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे है, अब आपकी समस्त गद्य रचनाएं। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं 1989 ईस्वी तथा कुछ और गद्य रचनाएं 1992 ईस्वी में शीर्षकों से प्रकाशित हुई हैं। शमशेर बहादुर सिंह अपनी समीक्षाओं का संकलन जो किया था दो आब नाम से किया था, लेकिन बाद में कुछ संपादकों ने अलग अलग नाम से इनकी समीक्षाओं को प्रकाशित किया है, जिसमें कि कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं कि दोआब क्या है। दोआब में संकलित समीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपने मुसद्दस और भारत भारती की तुलना करते हुए कहा था, वह यानी कि गुप्त जी अपने समय की प्रगति से कुछ पीछे पड़ गए से जान पड़ते हैं।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वह गुप्त जी अपने समय की प्रगति से कुछ पीछे पड़ गए से जान पड़ते हैं, किसका कथन है? तो हो सकता है कि आप बड़े आलोचकों का उसमें नाम ले लें, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने इस चीज़ को कहा है। इसी संग्रह में आपने तार सप्तक की समीक्षा की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि तार सप्तक से इनका जुड़ाव था और उसकी भी इन्होंने समीक्षा की। आपने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि प्रयोग ही तार सप्तक का नारा है, किंतु इस दिशा में इसकी कोई खास विशेषता नहीं लक्षित होती। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा था, ये सभी काव्य के सत्य के अन्वेषी हैं, सभी अभी उस परम तत्व की खोज में ही लगे हैं जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञे का भी संदर्भ दिया गया है कि उनका क्या मानना था तार सप्तक के कवियों के बारे में। और शमशेर बहादुर सिंह ने तो कहा कि प्रयोग ही तार सप्तक का नारा रहा है। आगे बात करते हैं कि अज्ञे ने जो बात कही कि राहों के अन्वेषी हैं, इस पर शमशेर बहादुर की टिप्पणी है कि रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद जैन सभी तार सप्तक के कवि किसी ने भी परम सत्य या परम तत्व की खोज की बात नहीं कही है। एक दो टूक कथन के बाद आपने सभी कवियों की अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अच्छा, जब तार सप्तक का दौर था, यानी कि 1943 के आसपास का जो समय था, उस समय कवि भी समीक्षा लिखना शुरू कर दिए थे और बहुत बहस चल रही थी साहित्य में। उसी का परिणाम है कि आलोचना के क्षेत्र में कवियों को भी समीक्षा लिखनी पड़ी। किसी ने कहा कि तार सप्तक के कवि परम तत्व की खोज में लगे हुए हैं, और शमशेर बहादुर सिंह ने कहा कि फला फला जो कवि रहे हैं, किसी ने इसकी बात नहीं कही है, और इस पर उन्होंने फिर समीक्षा लिखना शुरू कर दिया। इस संग्रह की एक अन्य विशेषता हिंदी के साथ ही उर्दू के साहित्यकारों की समीक्षा की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो दोआब नाम का समीक्षात्मक संग्रह है, उसमें शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के साथ ही उर्दू के साहित्यकारों की समीक्षा की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। और ध्यान में रखिए कि जो शमशेर बहादुर सिंह थे, ये जितने हिंदी के जानकार थे उतने ही उर्दू के भी जानकार थे। कुछ और गद्य रचनाओं में शमशेर के वे समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं जो उन्होंने समय समय पर अपने समकालीन कवियों और लेखकों निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण राव, कैफी आजमी, उपेंद्र नाथ अश्क, मुक्तिबोध, नामवर सिंह आदि के संबंध में अत्यंत आत्मीय भाव से लिखा है। यानी कि जो समकालीन इनके कवि रचनाकार रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं और बड़े ही आत्मीय भाव से लिखा है। ऐसा भी नहीं है कि पूर्वाग्रह से होकर किसी की एकदम से आलोचना की हो। साथ ही इसमें कुछ ऐसे निबंध भी हैं जिनमें उन्होंने अमूर्त कला और साहित्य में प्रयोगवाद जैसे विषयों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। इन निबंधों में शमशेर का व्यक्तिगत राग विराग से ऊपर उठा हुआ सहज संवेदनशील रचनाकार स्वच्छंद विचरण करता दिखाई देता है। निश्चय शमशेर का समीक्षा कर्म से उदासीन होना और उनकी गद्य रचनाओं का संग्रह रूप में विलंब से प्रकाशित होना हिंदी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। यानी कि शुरुआती दौर में उन्होंने समीक्षाएं लिखा, लेकिन बाद में वो समीक्षा से अपने को अलग कर लिए। और यहाँ पर रामचंद्र तिवारी बता रहे हैं कि उन्होंने समीक्षा तो लिखा, लेकिन लेट से उसका प्रकाशन हुआ, जो कि एक तरीके से हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। आगे हम बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में, जो कि मार्क्सवादी आलोचना के ऋण के रूप में माने जा सकते हैं, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षकों में अपनी प्रखरता और प्रतिबद्धता के लिए प्रख्यात हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आप देख रहे हैं, प्रतिबद्धता, यानी कि किसी भी विचारधारा को लेकर एकदम से प्रतिबद्ध होना, उसको निभाने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जो मनुष्य है,
सैद्धांतिक रूप में अलग उसकी विचारधारा होती है और व्यवहारिक रूप में अलग विचारधारा होती है। दो मुँहा टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर रामविलास शर्मा जो कहते हैं वही करते भी हैं, तो इसीलिए प्रतिबद्धता की बात कही गई है। खासतौर से प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचकों से ये जुड़ा हुआ शब्द है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद 1941 में इन्होंने लिखा, निराला 1946 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 1969, 72, 1976 ईस्वी में कुल 3 खंडों में प्रकाशित किया। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निराला की साहित्य साधना के कुल कितने खंड हैं और कब कब प्रकाशित हुआ है। इसके बाद उन्होंने लिखा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्याएं 1984 ईस्वी, आपकी आदि व्यवहारिक समीक्षा संबंधी स्थायी महत्व की कृतियां हैं। रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक रहे हैं जिन्होंने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उस पर लिखने की कोशिश की। और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में रामविलास शर्मा से 2-3 सवाल आने एकदम से तय हैं। इसलिए जब भी हिंदी आलोचना पढ़िए तो रामविलास शर्मा को बहुत ही सरसरी और गहरी नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। तो एक ज़माना था कि प्रेमचंद के जीवन में उनको खुद उपेक्षित होना पड़ा था, लेकिन जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को स्थापित किया, वैसे ही रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को स्थापित किया। इसके बाद तो लगातार प्रेमचंद पे काम होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे और चीज़ें देखते हैं। आपने यानी कि रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टि से भाषा, साहित्य, समाज, इतिहास आदि के संबंध में गंभीर चिंतन किया है। उपयुक्त सभी विषयों से संबद्ध आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं। मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश शीर्षक से 2 जिल्दों में आपकी महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुई है। इसमें आपने भारत राष्ट्र के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदी प्रदेश की निर्णायक भूमिका का विस्तृत विवेचन किया है। एक वीडियो लेक्चर में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि रामविलास शर्मा ने हजारों पुस्तकें लिखी हैं, तो एक कोई बच्चा काफ़ी इस चीज़ से आहत हुआ। उसने बोला कि सर जी कहाँ हजारों पुस्तकें कहाँ लिख दी यार। तो कई बार क्या होता है कि जब आप किसी आलोचक के बारे में बात करते हैं तो उसके तमाम छोटे छोटे लेखकों, किताबों, ग्रंथों इत्यादि को जोड़कर कहने की शैली में बोल देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि रामविलास शर्मा ने जितना लिखा है शायद ही हिंदी में किसी ने लिखा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास, साहित्य, समाज आदि के विषय में जो कुछ सोचा समझा और निर्णय लिया है वह सब इस कृति में एक साथ उपलब्ध है। यानी कि उस कृति की बात की जा रही है जो कि उनके मृत्यु के 1 वर्ष पहले ही प्रकाशित होकर आई थी। प्रगतिवादी समीक्षकों में आपका कृतित्व परिमाण और गुणवत्ता की दृष्टिकोण से एकदम से श्लाघ्य है। मार्क्सवाद के प्रति आपकी आस्था आजीवन अविचल रही। यानी कि कई ऐसे व्यक्तित्व आपको हिंदी साहित्य में मिलेंगे जो कि शुरुआती दौर में मार्क्सवादी थे, बाद में धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और दूसरे तरफ मुड़ गए। लेकिन रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक रहे जो कि आजीवन मार्क्सवाद के प्रति एकदम उनकी आस्था बनी रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर आचार्य शुक्ल का व्यापक प्रभाव है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बदलते हुए पैटर्न में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर किस आलोचक का प्रभाव है, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वैचारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन प्रभावित किससे हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। आपने आचार्य शुक्ल की परंपरा को सही माने
में विकसित किया है। अपनी सीमाओं के बावजूद प्रगतिवादी समीक्षकों में डॉक्टर शर्मा का व्यक्तित्व अत्यंतम है। 1941 से आरंभ करके सन 2000 ईस्वी तक आपकी लेखनी ने कभी एक पल के लिए भी विराम नहीं लिया है। यही जो वाक्य है, ये कहने पर मजबूर किया कि उन्होंने हजारों लेख और पुस्तकों को लिखने का प्रयास किया है। लगातार एक तरीके से देखा जाए तो करीब 59 साल तक इन्होंने हिंदी आलोचना में काम किया, मतलब जीवन के 59 वर्षों तक। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यथार्थ बोध को केंद्र में रखकर आधुनिक हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। वे यह मानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां भावों के माध्यम से मनुष्य की विचारधारा को प्रभावित करती हैं। इसीलिए भावधारा या भावबोध से विचारधारा का विरोध नहीं है। कला के उपादान भावबोध से नियंत्रित होते हैं, उनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार साहित्य के विषय वस्तु और रूप तत्व संश्लिष्ट रूप से परस्पर संबद्ध होते हैं। अतः किसी भी कलाकृति की समीक्षा करते हुए भाव और रूप को एक मानकर चलना चाहिए। यहाँ भाव और रूप का तात्पर्य है कि कथ्य और शिल्प, विषय वस्तु और जो उसका शिल्प विधान है, दोनों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। कई आलोचक जो हैं केवल विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं और भाषा शैली इत्यादि पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर रामविलास शर्मा ने दोनों को एक मानकर चलने की बात कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यथार्थवाद को व्यापक दृष्टि से देखा है। वे छायावाद में भी प्रगतिशील चेतना और यथार्थवादी रुझान लक्षित करते हैं। छायावाद के पहले के साहित्य में भी सामाजिक यथार्थ की जीवन परंपरा देखते हैं। उनकी दृष्टि में नई कविता में जिस आधुनिक बोध को केंद्र में रखा गया है वह छायावाद विरोधी है। डॉक्टर शर्मा आधुनिक बोध का वह अर्थ नहीं लेते हैं जो साहित्य में संत्रास, अजनबीपन, निराशा, मृत्युबोध और निरुद्देश्यता को मूल्यवत्ता प्रदान करता है। वे आधुनिक बोध का संबंध समाजवाद और यथार्थवादी रुझान से जोड़ना चाहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि आमतौर पर आधुनिक बोध का जो अर्थ लिया जाता था वो संत्रास, अजनबीपन, निराशा, मृत्युबोध, भय, निरुद्देश्यता, लेकिन रामविलास शर्मा ने आधुनिक बोध को समाजवाद और यथार्थवादी रुझान से जोड़ा है। इस प्रकार भारतेंदु से लेकर नई कविता तक के पूरे काव्य संग्रह, काव्य प्रवाह को वे यथार्थवाद से जोड़कर देखना चाहते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नया ढांचा प्रदान किया। हिंदी के भक्ति काल को लोक जागरण काल के रूप में प्रतिष्ठित करके और हिंदी नवजागरण को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करके डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की नई दृष्टि दी है। तो जो मैं बात कह रहा था कि इन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने आलोचना के केंद्र में रखा है, जिसमें कि एक की पॉइंट्स यहाँ पर है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि हिंदी के भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। तो ये रामविलास शर्मा हो गए, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। यहाँ पर लोक जागरण काल के रूप में देखा है रामविलास शर्मा ने, और हिंदी नवजागरण को स्वतंत्र मर्यादा इन्होंने प्रदान किया। एक तरीके से साहित्य इतिहास दृष्टि भी दी है। प्रगतिवादी विचारकों एवं समीक्षकों के बीच निश्चय ही ये एक प्रज्वलित मशाल की तरह प्रकाश विकीर्ण करते रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर रामचंद्र तिवारी की भी भाषा शैली थोड़ी सी काव्यात्मक हो गई है। बाकी भावों को आप समझ गए होंगे। अगले आलोचक के बारे में बात करें तो उनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान उनकी मृत्यु के बाद आकृष्ट हुआ, और सौभाग्य की बात है कि हमने अपना पीएचडी मुक्तिबोध की आलोचना और अज्ञेय की आलोचना पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से की है, तो काफ़ी रोचक रहा ये विषय। तो देखते हैं मुक्तिबोध, जिनको कि हम कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समीक्षक के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर रामचंद्र तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब मुक्तिबोध समीक्षा लिख रहे थे तो लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा था, लेकिन उनके मरने के बाद लगातार उनकी आलोचना दृष्टि पर काम हुआ।
उनकी गद्य कृतियों का प्रकाशन काफ़ी देर से हुआ। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी में, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी में आपकी प्रख्यात पुस्तकें समीक्षात्मक रूप में प्रकाशित हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो इनकी 3 आलोचनात्मक काव्य कृतियाँ हैं, लेकिन ये तीनों ठीक वैसे ही हैं जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपने को अमर कर लिया, वैसे ही मुक्तिबोध ने काफ़ी मार्के की बात इसमें लिखी है। खासतौर से कामायनी एक पुनर्विचार, काफ़ी इस पे विवाद भी रहा और इस पे अन्य आलोचनाएं लिखी गई। नई कविता का आत्मसंघर्ष, आप जानते हैं कि नई कविता को लेकर भी हिंदी आलोचना में काफ़ी काम हुआ है। इसके बाद नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यानी कि बात हमेशा नए नए चीज़ों की इसमें हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ये समीक्षा नए दृष्टिकोण के लिए हिंदी आलोचना में स्थापित हुई, प्रतिष्ठित हुई। मार्क्सवादी समीक्षकों में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व विवादास्पद है, जैसा कि मैं अभी बताया भी। समझा जाता है कि भाववादी चिंतन के संस्कार में उनमें अंततः बने रहे, भाववादी चिंतन के संस्कार उनमें अंत तक बने रहे। यह होने पर भी यह निर्विवाद है कि प्रगतिशील समीक्षा को नई कविता के संदर्भ में सार्थक बनाने का कार्य मुक्तिबोध ने औरों से कहीं बेहतर तरीके से संपन्न किया है। यहाँ पर भाववादी चिंतन के संस्कार, यानी कि अंत तक वे कविताएं लिखते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने समीक्षा के पक्ष को भी देखा है। और बताया जा रहा है कि इन्होंने जो भी समीक्षात्मक चीज़ें लिखी, यानी कि निबंध लिखे, वो किसी खास जो आलोचक होता है उसे कम नहीं था। ठीक है। नामवर सिंह को नई कविता संबंधी अनेक मान्यताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नामवर सिंह के ऊपर उन्होंने जो एक बुक लिखी है, कविता के नए प्रतिमान, उस पर मुक्तिबोध का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह उनके आलोचक भी स्वीकार करते हैं। मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया और उसकी प्रगतिशील भूमिका का समर्थन किया। नई कविता के दौर में उन्होंने बुद्धिजीवियों में विकसित होने वाले नए अवसरवाद को पहचाना और उसकी भर्त्सना की। साथ ही उन्होंने निम्न मध्य वर्ग में व्याप्त निराशा, घुटन, पराजय और उदासीनता को सामाजिक जीवन स्थितियों की उपज मानकर नई कविता में उसकी अभिव्यक्ति को नैतिक समर्थन दिया। एक सुलझे हुए मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने कला की सापेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकारा और इसी रूप में उसकी रचना प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। मार्क्सवादी दृष्टि से उन्होंने कामायनी की जो समीक्षा की वह आज भी विशिष्ट महत्व रखती है। सब मिलाकर आधुनिक प्रगतिशील समीक्षा के क्षेत्र में मुक्तिबोध का अवदान श्लाघ्य है। यानी कि कहने का यह मतलब है कि मुक्तिबोध मूलतः कवि थे, लेकिन जो 3 आलोचनात्मक पुस्तकों का उन्होंने एक तरीके से लेखन किया, वो हिंदी मार्क्सवादी आलोचना में अपने को स्थापित करती हैं। उनका काफ़ी अहम रोल रहा है, जिसमें कि आगे चलकर कई नए आलोचक पैदा हुए, जिसमें से एक नाम है नामवर सिंह। यानी कि मुक्तिबोध का काफ़ी प्रभाव है नामवर सिंह के ऊपर। मुक्तिबोध भी अपने जीवन में काफ़ी उपेक्षाओं को सहे थे। आप सभी इसे